चलिए फिर शुरू करते हैं। आज जो है हम बायोलॉजी पर बात करते हैं, जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान का इंट्रोडक्शन सबसे पहले सिंपली फॉर्म में दे देते हैं। उसके बाद जो है कि इसके अंदर हमें क्या चीज़ पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, एकदम पूरा डीपली में देखेंगे। तो जीव विज्ञान कहने का मतलब हुआ कि जीव विज्ञान जो है विज्ञान की वे शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि जीवधारियों का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान का पिता जो है अरस्तु को माना जाता है, लेकिन जीव विज्ञान शब्द का जनक जो है लाइमार्क और ट्रेवी रेनस नामक साइंटिस्ट को माना जाता है। ये तो इसका सिंपली इंट्रोडक्शन हो गया, लेकिन ओवरऑल इसके अंदर हम लोग बहुत डीप में और बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के तौर पर इतना मैंने बता दिया है। तो इसका थोड़ा सा जो बायोलॉजी शब्द है उसकी उत्पत्ति देख लेते हैं। उसके बाद जो है इसमें क्या क्या चीज चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, एक बार उसका अध्ययन कर लेंगे, फिर एक एक चैप्टर को बारीकी से लेकर के देखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कि बायोलॉजी, BIOLO, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी जो है BIO प्लस लोगस से मिलकर के बना है। बायोज का मतलब होता है जीवन ग्रीक भाषा में, यानी कि लाइफ, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन, मतलब स्टडी, मतलब जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। ये तो इसका डेफिनेशन हो गया, ठीक है। लेकिन हम इसके अंदर जो है कि क्या पढ़ेंगे वो हम एक बार इसका चैप्टर का नाम जो है बारीकी से बता देते हैं। लेकिन जो भी पढ़ेंगे एक सीरीज में रहेगा कि सबसे पहले चैप्टर जैसे देख लिया जाए एग्जांपल के तौर पर। इसका पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे जीवन, इसकी उत्पत्ति एवं इसका उद्विकास, ठीक है, मतलब लाइफ, इट्स ऑर्गन एंड एवोल्यूशन। उसके बाद सेकेंड टॉपिक के तौर पर हम देखेंगे कोशिका एवं उत्तक। उसके बाद जो है थर्ड टॉपिक, पहला चैप्टर जीवन, इसकी उत्पत्ति एवं उद्विकास। दूसरा चैप्टर में हम लोग कोशिका एवं उत्तक देखेंगे। तीसरा में पोषण और पाचन के बारे में देखेंगे। चौथा जो है रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है कि मानव के जितने भी तंत्र होते हैं, यानी कि ह्यूमन सिस्टम के बारे में देखेंगे, जिसके अंतर्गत श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, कंकाल तंत्र हो गया, उसके बाद तंत्रिका तंत्र जिसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं, प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्शन सिस्टम बोलते हैं, ये सारे चीज, ग्रंथियां, हार्मोन, जेनेटिक्स, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, जितने भी चैप्टर हैं हम एक एक करके बारीकी से देखेंगे। तो हम सबसे पहला चैप्टर जो है बिना टाइम को जाया गवाए हुए देखते हैं कि इसमें पढ़ना क्या है। तो पहला हम जो है अध्ययन बायोलॉजी में देखेंगे। तो इसका पहला ही चैप्टर है जीवन। पहला चैप्टर है जीवन, इसकी उत्पत्ति एवं इसका उद्विकास। जीवन, इसकी उत्पत्ति एवं उद्विकास, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जीवन और इसकी उत्पत्ति और उद्विकास में हमको क्या पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि जीवन है क्या चीज। नाम से जहां हम पकड़ रहे हैं तो जीवन हम किसको कहेंगे, किसमें जीवन है, इस बात को इंपोर्टेंस देते हुए हम देखते हैं कि जीवन है क्या चीज। तो वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया कि पदार्थ और ऊर्जा और इसके मध्य जो है पदार्थ और ऊर्जा, इसके बीच होने वाली रासायनिक क्रियाओं के संयोग से जो चीज बनता है वही जीवन है। मतलब कि जीवन के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होगी, एक पदार्थ और दूसरा जो है ऊर्जा, मतलब एक मैटर और दूसरा एनर्जी। अगर पदार्थ है और पदार्थ के अंदर हम ऊर्जा डाल देते हैं तो उसमें जो है कि जीवन आ जाती है, ठीक है। अब देखिए कि जीवन के कुछ पैमाने हैं, उसके कुछ लक्षण हैं, उसके आधार पर हम मानते हैं कि इसमें जीवन है या नहीं है। अर्थात जो है कि हम क्लास 7-6 में पढ़ते थे सजीव और निर्जीव, तो वही चीज हो गया कि सजीव और निर्जीव में मतलब कि मान लिया जाए कि सजीव किस चीज को कहेंगे, मतलब जीवन किसमें है, किसके आधार पर हम उसको मतलब बता सकते हैं कि ये जीव सजीव है या फिर निर्जीव है। तो इसके कुछ पैमाने हैं, जैसे कि पहला है कि कोशिका एवं कोशिकीय संगठन, कोशिका एवं कोशिकीय संगठन होना चाहिए, ठीक है। मतलब कोई भी जीव हो, अगर जो उसमें कोशिका नहीं है या फिर कोशिका का संगठन नहीं है तो वो सजीव नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब कि या तो जीव एक कोशिकीय होते हैं या बहुकोशिकीय होते हैं। अब ये कोशिका क्या है, कोशिकीय संगठन क्या है, इसका हम विस्तार रूप से चर्चा इसके अगले वाले चैप्टर में कोशिका एवं उत्तक यानी कि सेल्स एंड टिश्यू जो चैप्टर है उसमें हम बहुत अच्छे ढंग से देखेंगे। यहाँ पर जो है कि शॉर्ट फॉर्म में हम जीवन के कुछ पैमाने हैं उसको देख रहे हैं। उसमें कोशिका और कोशिकीय संगठन होनी चाहिए। दूसरा चीज है कि उसमें उपापचयी क्रिया एक होता है, उपापचयी क्रिया,
इसको मेटाबॉलिक बोलते हैं। मेटाबॉलिक ये क्या है हम अभी बताते हैं। मेटाबॉलिक क्रिया यही मुख्य रूप से जो है पदार्थ और ऊर्जा का निर्माण होता है। मेटाबॉलिक को हम दो भाग में बांट देते हैं, एक होता है केटाबॉलिक और एनाबॉलिक। केटाबॉलिक और एनाबॉलिक होता है। तो मेटाबॉलिक वे क्रिया है जिससे पदार्थ और ऊर्जा का उत्पत्ति होता है, उसे मेटाबॉलिक कहते हैं। ठीक है, तो मेटाबॉलिक को हम दो ढंग, एक केटाबॉलिक और एक एनाबॉलिक। ठीक है, ये जो है केटाबॉलिक जो है, केटाबॉलिक से हमें जो है कि एनर्जी प्राप्त होती है। केटाबॉलिक जो है एनर्जी मतलब ऊर्जा का निर्माण जो है केटाबॉलिक से होती है, और पदार्थ का निर्माण जो है कि एनाबॉलिक से होती है। यानी कि पदार्थ और ऊर्जा का निर्माण ही उपापचयी क्रिया, इसको जो है कि आमतौर की भाषा पर इसको उपचयी क्रिया, इसको अपचयी क्रिया बोल देते हैं। ठीक है, तो ये तो इसका सिंपली फॉर्म है। मतलब कि जीव का जो है कि हम अनुमान या इसका आकलन के लिए उसमें कोशिका और कोशिका संगठन होना चाहिए, उसमें उपापचयी क्रियाएं होने चाहिए, और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो होना चाहिए, जैसे कि इसके अंदर जो है कि वृद्धि एवं विकास होना चाहिए। तीसरा चीज पहले हम एक एक करके लिख देते हैं, और वो क्या चीज है हम समझा देते हैं। तीसरा वृद्धि और विकास। चौथा चीज जो है गति और गमन। अभी सिर्फ लिख रहे हैं, अब इसका एक एक चीज उठाएंगे और इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके हम बताएंगे। और जो भी चैप्टर, इसका तो खैर एक मेन ही चैप्टर ही है, उसको तो बढ़िया से हम देखेंगे, लेकिन ये सब चीजें जो है उसको हम एक बार लिख देते हैं बारीकी से, उसके बाद एक एक करके इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करके देख लेंगे कि वृद्धि और विकास क्या है, गति और गमन क्या है, मतलब सजीवों के होने के लिए ये जो लक्षण है उसका क्या महत्व है, क्या वैल्यू है। उसके बाद आगे उसमें होना चाहिए पोषण, आगे होना चाहिए उसमें पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। और कुछ होना चाहिए सजीव होने के लिए उत्सर्जन होना जरूरी है, उसको अनुकूलनशीलता का गुण उसमें होना चाहिए, वो प्रतिक्रिया दे यानी कि प्रतिक्रियाशीलता का गुण होना चाहिए, उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम होना चाहिए अर्थात प्रजनन करने की प्रचुर क्षमता होनी चाहिए। तो और हो सकता है श्वसन, और हो सकता है उत्सर्जन, प्रजनन। 8 में हो सकता है प्रतिक्रियाशीलता, और हो सकता है प्रजननशीलता, और एक बताए थे अनुकूलनशीलता। अब हम इन चीजों को जो 10 चीज लिखे हैं, कोशिका एवं कोशिकीय संगठन होना चाहिए, उपापचयी क्रिया यानी मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, वृद्धि और विकास होना चाहिए, गति और गमन होना चाहिए, पोषण होना चाहिए, श्वसन होना चाहिए, उत्सर्जन होना चाहिए, अनुकूलनशीलता होना चाहिए, प्रतिक्रियाशीलता होना चाहिए या फिर प्रजननशीलता होना चाहिए। अब ये जितने भी टॉपिक हैं उसको एक एक करके हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करके देखते हैं, ज़्यादा नहीं। तो फिर चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला हम देखेंगे कोशिका एवं कोशिकीय संगठन। इसके अंतर्गत पहला हम देखते हैं कोशिका और कोशिकीय संगठन। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं, बाकी कोशिका चैप्टर में इसको हम डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। तो कोशिका होता क्या चीज़ है? तो कोशिका जो है हर एक जीव जो कि जीवित है, उसके अंदर जीव जो है जीवित इसीलिए है ताकि उसमें कोशिका विद्यमान है, या तो उसमें एक कोशिका है या फिर कोशिकाओं का एक विशेष संगठन है। ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका होता है वो एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, और जिसमें एक से अधिक कोशिका होता है वह बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। ठीक है, शरीर की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कोशिका ही होती है। इसलिए कोशिका का डिफिनेशन आप देखते होंगे कि कोशिका सजीवों की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई का मतलब क्या होता है कि सबसे छोटा यूनिट बोलता है ना कि लंबाई का मात्रक क्या है, मतलब लंबाई की इकाई क्या है, तो सबसे छोटा यूनिट उसका क्या होता है मीटर। तो मीटर बताते हैं। समय का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है सेकेंड, तो सेकेंड बताते हैं। उसी तरह से शरीर की सबसे छोटा इकाई क्या है, मतलब शरीर की सबसे छोटा मात्रक क्या है, तो वह है कोशिका। ठीक है, तो छोटा छोटा कोशिकाओं के मिलने से एक समूह बनता है, उसको हम उत्तक कहते हैं। तो मतलब कोशिका और कोशिका का एक समूह जो है उत्तक का निर्माण करता है, और बहुत सारा उत्तक जब मिल जाता है तो उससे जो है कि अंग बनता है, और बहुत सारा अंगों के मिलने से अंगतंत्र का निर्माण होता है, और संपूर्ण अंगतंत्र जो है एक जीव को पैदा करता है। ठीक, ये एक सिंपल थ्योरी है। तो कोशिका एवं कोशिकीय संगठन में ये चीज हम देखते हैं। इसके बाद हम दूसरा देखे थे कि मेटाबॉलिक क्रिया क्या है, इसको हम थोड़ा सा इतना ही देखते हैं। अगले कोशिका वाला चैप्टर में हम इसको बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। दूसरा है
बोले थे दूसरा में कि मेटाबॉलिक क्रिया क्या होता है। तो मेटाबॉलिक क्रिया जो है उससे पदार्थ और ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। मेटाबॉलिक इसको उपापचयी क्रिया हिंदी में बोलते हैं, उपापचयी क्रिया, मेटाबॉलिक। ठीक है, ये दो प्रकार के होता है, दो प्रकार का हम बताए थे। एक होता है एनाबॉलिक जिसको अपचायी क्रिया बोलते हैं, और एक होता है केटाबॉलिक जिसको उपचायी क्रिया बोलते हैं। एनाबॉलिक और एक होता है केटाबॉलिक। ठीक, अब ये एनाबॉलिक और केटाबॉलिक क्या है, थोड़ा सा नया नाम है इसलिए ये इसको हम शॉर्ट में समझा देते हैं। एनाबॉलिक देखिए और केटाबॉलिक। ठीक, एनाबॉलिक वे चीज है जिससे शरीर में कुछ निर्माण होता है, जैसे कि शरीर में निर्माण प्रोटीन का होता है, विटामिन का होता है, खनिज लवण का होता है, तो इसको निर्माणकारी बोलते हैं। एनाबॉलिक को निर्माणकारी स्रोत है, शरीर में निर्माण करने वाले चीज जो है एनाबॉलिक होते हैं। ठीक है, और एनाबॉलिक जो है कि ये शरीर में निर्माण करता है जिससे पदार्थ बनता है। जितने भी पदार्थ हैं, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, ये एक प्रकार का हमारे शरीर का मैटर है जो कि एनाबॉलिक क्रिया के द्वारा निर्मित होती है। और दूसरा जो है विघटनकारी क्रिया का निर्माण करता है, मतलब कि तो केटाबॉलिक जो है वो विघटनकारी क्रिया का निर्माण करता है, मतलब कि केटाबॉलिक के वजह से हमारे शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और ये ऊर्जा हमारे शरीर में एटीपी के रूप में बनता है। एटीपी मतलब एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके बारे में हम जब माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के भीतर पढ़ेंगे तो एटीपी के बारे में अच्छे से हम बताएंगे। ठीक है, तो शरीर में ये विघटनकारी कार्य करता है हमारे शरीर में, और ये निर्माणकारी काम करता है। तो शरीर में जो है एटीपी के रूप में ये तो ऊर्जा का निर्माण कर देता है, लेकिन कई बार जो है इसके वजह से हमारे शरीर में कुछ हानिकारक विषैले पदार्थ बन जाते हैं। किसके वजह से? ये विघटनकारी केटाबॉलिक को जो है इंग्लिश में उपचायी क्रिया कहते हैं। उपचायी मतलब कि ऑक्सीजन का जुड़ना ही उपचायी कहलाता है। ठीक, उपचयन और अपचयन पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, दोनों मिलता है रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि विघटनकारी क्रिया के दरमियान जब शरीर हमारा ऊर्जा का निर्माण करता है तो वहां पर कुछ हमारे शरीर में हानिकारक विषैले पदार्थों की भी उत्पत्ति हो जाती है, जिन्हें मुक्त मूलक यानी कि फ्री रेडिकल्स कहते हैं। इस क्रिया के कारण जो है कुछ मुक्त मूलक फ्री रेडिकल की उत्पत्ति होती है। तो हम यहाँ देख रहे थे कि मुक्त मूलक के वजह से जो है कि शरीर में मुक्त मूलक एक हानिकारक विषैला पदार्थ है जो कि शरीर में विघटनकारी क्रिया केटाबॉलिक के द्वारा बनाया जाता है। और यही फ्री रेडिकल के कारण, ध्यान दीजिए, यही फ्री रेडिकल के कारण हमारे शरीर में बहुत सारे रोग की उत्पत्ति होती है, शरीर में जो है कि मृत्यु की अवस्था आती है, और साथ हमारा शरीर जो है वृद्ध अवस्था में परिणत हो जाता है। मतलब मुक्त मूलकों के कारण ही हमारी शरीर जो है उसको क्या बोल सकते हैं, आकस्मिक मृत्यु नहीं, मतलब कि लास्ट स्टेज में जाकर मरता है तो वो मुक्त मूलक के कारण मृत्यु आती है। ठीक, बीमारी होता है, वृद्धावस्था में लोग चला जाता है। ठीक, तो मुक्त मूलक इसके लिए ही जिम्मेदार है। तो ये एक चीज बताइए कि वृद्धावस्था का अध्ययन जो है जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो जेरोंटोलॉजी जो है वृद्धावस्था की अध्ययन करने की एक पद्धति है, ये तो ऐसे ही है। उसके बाद उपापचयी क्रियाओं के बाद जो है कि हम 3 नंबर पर बात किए थे किस चीज का, तो वृद्धि और विकास। सजीव में वृद्धि और विकास। तो वृद्धि और विकास क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक, वृद्धि और विकास। थोड़ा सा स्पीड चल रहे हैं क्योंकि इसके बाद जो है हम अपना मेन चैप्टर की ओर आएंगे, कोशिका और कोशिकीय संगठन। ये तो यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन ये थोड़ा सा हम बता रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसको भी जानना जरूरी है। वृद्धि और विकास क्या चीज है? देखिए, मात्रात्मक शरीर में जो परिवर्तन होता है ना, उसे हम वृद्धि कहते हैं। पहले इसका मतलब हार्ड नाम है, लेकिन एक बार देख लीजिए, लेकिन उसका मतलब हम समझाते हैं। मात्रात्मक परिवर्तनों को हम वृद्धि करते हैं और गुणात्मक परिवर्तनों को हम विकास करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं कि अगर जो शरीर किसी का एक इतना बड़ा बच्चा से इतना बड़ा हो गया, 1 फीट से वो 2 फीट हो गया, तो उसमें वृद्धि हुई। जबकि 1 फीट से वो 2 फीट हुआ लेकिन उसके दिमाग में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, तो उसका जो है कि विकास नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसका वृद्धि हुआ।
कहने का मतलब जो है कि शरीर में मात्रा में जब अगर चेंजिंग होता है तो वृद्धि कहलाता है, और जब उसके अंदर के जो है कि गुण में परिवर्तन होता है तो उसको हम विकास कह देते हैं। मतलब मात्रात्मक परिवर्तन वृद्धि को संकेत करेगा और गुणात्मक परिवर्तन जो है विकास को संकेत करेगा। जैसे कि इसको एग्जाम्पल के तौर पर बायोलॉजी में लिया जाता है कि एक कोशिकीय जाइगोट से अगर बहुकोशिकीय जीव का निर्माण होता है, या फिर बीज के अंकुरन से छोटे पौधों की निर्माण होता है, तो ये जो है कि एक विकास का संकेत है। और एक जो है कि जाइगोट से बहुकोशिकीय शरीर का निर्माण होता है, या फिर एक पौधा से एक बीज का निर्माण होना, ये वृद्धि का संकेत है। ठीक, आगे हम ये जो है कि मात्रात्मक था, मात्रात्मक, और ये है गुण से निर्धारण होता है, गुणात्मक, गुणात्मक। ठीक, अब हम चौथा चीज पर बात करते हैं कि चौथा चीज हम क्या कहते हैं। इसको थोड़ा स्पीड में लेकर चलना चाहिए क्योंकि हमें मेन चैप्टर कोशिका तक आना है जल्दी। ठीक है, चौथा में वृद्धि और विकास के बाद हम एक चीज दिखाए थे कि सजीव में गति और गमन होता है। गति और गमन, गति मतलब मोशन, मोशन एंड गमन मतलब लोकोमोशन, मोशन एंड लोकोमोशन, गति और गमन। तो गति और गमन क्या है? देखिए, सजीव अगर एक जगह पर रह करके हिल डोल रहा है तो वह गति कहलाएगा, और सजीव की जो है कि एक स्थान से दूसरे स्थान की अगर जो गति होती है तो वही गमन कहलाता है। मतलब कि गति हुआ कि एक ही स्थान हम यहाँ खड़ा हैं, हिल रहे हैं, डोल रहे हैं, तो वो गति में है। लेकिन यहाँ से अगर हम चल रहे हैं फिर पीछे आ रहे हैं तो ये एक गमन हो गया। जैसे सामान्य रूप में ऐसा देखा जाता है कि पेड़ पौधों में जो होती है गति होती है, और जीव जंतुओं में जो होता है गमन होता है, और गति दोनों होता है। क्योंकि जीव जंतु खड़ा भी रह सकता है, चल भी सकता है, लेकिन पेड़ पौधा सिर्फ और सिर्फ खड़ा रह सकता है। जब वो चलेगा तो वो मृत्यु उसका हो जाएगा, तभी उसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रक पर बांध कर ले जा सकते हैं। इसलिए जो है कि पादपों में, मतलब कि फ्लोरा जिसको बोलते हैं बायो के भाषा में, जो सिर्फ और सिर्फ गति होता है, और जंतुओं में जिसको फौना बोलते हैं बायो के भाषा में अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, तो उसमें जो है कि गति के साथ साथ गमन भी होता है। तो गति और गमन समझ गए होंगे आप लोग कि गति एक जगह पर रहकर हिलना डुलना जो है गति है, और एक जगह से दूसरे जगह की गति ही गमन कहलाता है। अब चौथा चीज हम बताए थे, गति और गमन के बाद जो है पोषण, पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। पोषण क्या चीज है? तो पोषण जो है हमारे शरीर के लिए आवश्यक पदार्थों की, मतलब कि शरीर के उपापचयी क्रिया जो हम बताए थे, मेटाबॉलिक क्रिया, जिससे पदार्थ और ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, उसके लिए जो पदार्थ का हमको आवश्यकता होती है, उसी आवश्यकता को हम पोषण कहते हैं। बोला नहीं जाता है गांव घर में कि तोरा तो हम पोष कर लियो। पोष देवे का मतलब ये चीज हुआ कि उसको जो है कि जो चाहिए उसके शरीर को, वो चीज वो प्रोवाइड किया, इसलिए वो पोसा गया। तो मतलब शरीर में जो आवश्यक पदार्थों की मात्रा को उपलब्ध कराने वाला कार्य होता है, मतलब कि वही पोषण कहलाता है। तो पोषण का तो इसमें क्या बता सकते हैं, बस यही चीज है कि शरीर में आवश्यक पदार्थों की प्राप्ति ही पोषण कहलाता है। लेकिन एक होता है श्वसन। श्वसन, पोषण के बाद हम बताए थे सजीवों में श्वसन का गुण होता है। श्वसन, अब श्वसन क्या चीज है? तो श्वसन जो है कि एक रूप से सांस जो लेते हैं, जिसमें हम अपने शरीर के लिए ऊर्जा का निर्माण करते हैं। मतलब कि ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया एवं ऊर्जा निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थ की प्राप्ति ही जो है श्वसन कहलाता है। तो श्वसन जो है ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया है। मतलब श्वास लेते हैं तो हमें एनर्जी मिलता है। अगर आप 5 मिनट तक सांस रोक लेंगे तो फिर देख लीजिए कि आपको कहाँ से एनर्जी आता है, तुरंत डेथ कर जाइएगा। इसलिए हमें जो है श्वास इसलिए लेते हैं ताकि शरीर को हमें एनर्जी प्राप्त हो। तब ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया एवं ऊर्जा निर्माण के लिए जो कार्य हम करते हैं वही चीज श्वसन कहलाता है। उसके बाद एक होता है एक्सक्रेशन, मतलब कि उत्सर्जन। सजीवों में उत्सर्जन, उत्सर्जन क्या चीज है? तो उत्सर्जन हम शरीर में जो है कि बहुत चीज खाते और साथ में पीते भी हैं। तो खाने पीने की बातें तो एक जगह है, ठीक है। तो खाने पीने की चीज खाने के बाद पेट में ही थोड़े ना रखते हैं, उसको तो कहीं ना कहीं हम प्रोवाइड करेंगे ही ना। तो वही चीज जो है कि उत्सर्जन कहलाता है। अर्थात सजीव के शरीर में बनने वाले जो बेकार के पदार्थ हैं उसको बाहर निकाल देना ही उत्सर्जन कहलाता है। ठीक, तो बेकार के पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया जो है उत्सर्जन कहलाता है। अब आगे देखिए अनुकूलनशीलता। अनुकूलनशीलता, ये थोड़ा सा इसको अच्छे से देखते हैं, मस्त चीज है। अनुकूलनशीलता, अनुकूलनशीलता, अनुकूलनशीलता क्या चीज है? तो सजीव जितने भी हैं वो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। यही गुण को हम अनुकूलनशीलता का गुण कहते हैं। ठीक है,
जैसे कि आगे हम जब पढ़ेंगे उपविकास वाला चैप्टर, तो उसमें लेमार्क का थ्योरी आएगा, एक डार्विन का थ्योरी आएगा, एक जो है ह्यूगो डिब्रीज का जो है सिद्धांत म्यूटेशन थ्योरी, उत्परिवर्तनवाद जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो 3 थ्योरम पढ़ना है। तो उसमें डार्विन जो है, सबसे पहला इसको हम थोड़ा सा बताते हैं डार्विन के बारे में, कि रॉबर्ट चार्ल्स डार्विन जो है जीवन के उत्विकास से संबंधित एक पुस्तक उसका था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। उस पुस्तक में उन्होंने बताया कि इस दुनिया में जो भी जीव आया है वो सिर्फ और सिर्फ सरवाइव कर सकता है 2-3 शर्तों के आधार पर। उसमें एक शर्त उन्होंने यह भी बताया था कि अगर वातावरण के अनुसार वो अपने आप को ढाल लेता है, या फिर उसके अनुसार जो है कि अकॉर्डिंग उसके शरीर जो है वातावरण के अनुसार रह रहा है, तब वो सरवाइव कर पाएगा। वही अनुकूलनशीलता का गुण है। जैसे कि सजीव अब वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल रहे हैं, जैसे कि गर्मी के दिन आ गया तो हम जो है कि अपने आप को बचाने के लिए मोटा कपड़ा नहीं पहनते हैं, ब्लैक कपड़ा नहीं पहनते हैं, कंफर्टेबल जो चीज़ हो वो पहनते हैं। तो मतलब हम वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना चाहते हैं, ठीक है। ठंड के दिन आ गया, मोटे कपड़े पहनकर शरीर के टेम्परेचर को घटने नहीं देते हैं, और गर्मियों के दिन में जो है कि पतले कपड़े पहन करके और एनर्जी को हम, जैसे कि ज़्यादा गर्मी ना महसूस हो, इसलिए हम पतले कपड़े पहनते हैं, ठीक। तो यही अनुकूलनशीलता का गुण है, ठीक। अनुकूलनशीलता का गुण मतलब शरीर अपने, सजीव जो है वातावरण के अनुसार अपने आप को जो है ढाल लेता है। इस गुण को अनुकूलनशीलता का गुण कहते हैं। इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि देखिए, बरसात के बाद जब सर्दी आता है, मतलब कि ठंड का जब मौसम आता है, तो कुछ ऐसे जीव हैं जैसे कि सांप, बिच्छू, या फिर कीट पतंग, या फिर कुछ और भी जीव जंतु जो कि बिलों में निवास करते हैं, छोटे छोटे बिल में रहते हैं, वो जो है निष्क्रिय होकर के छिप जाते हैं। देखिएगा कि सांप, बिच्छू या फिर कीट पतंग, ये सब जो है कि ठंड के दिन में ज़्यादा नहीं निकलता है, वो जो है कि गर्मी के दिन में देखिएगा बहुत ज़्यादा निकलता है। गांव के दिन में देखे होंगे कि जब गर्मी के दिन आता है तब जाके सांप और बिच्छा किसी को काटता है, या फिर इधर उधर जो है कि मारा जाता है, या फिर कीट पतंगे बहुत उड़ती है। लेकिन बरसात के बाद जब सर्दी का मौसम आता है, तो सांप, बिच्छू या फिर कीट पतंग कुछ ऐसे जीव हैं जो अपने अपने बिलों में होकर के छिप जाते हैं। इस गुण को हाइबरनेशन का गुण कहते हैं। अनुकूलनशीलता में मतलब शरीर, सजीव अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल देते हैं। इसको लिख सकते हैं, पहले देखिए, वातावरण के अनुसार ढाल लेने का गुण, ठीक। अब देखिए, इसमें हम एक बताएं कि बरसात के बाद जो है कि जब सर्दी का दिन आता है, तो सांप, बिच्छू, कीट पतंगे या कुछ ऐसे भी जीव है जो अपने अपने बिलों में चले जाते हैं। इस गुण को हाइबरनेशन या शीत निष्क्रियता या फिर विंटर स्लीप इंग्लिश में बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जो कि गर्मियों के मौसम में निष्क्रिय हो जाते हैं और सर्दी के मौसम में बाहर आ जाते हैं। जैसे कि मगरमच्छ या फिर सैलामेंडर जो है एक ऐसे जीव है जो गर्मी के दिन आते ही जो है कि वो निष्क्रिय हो जाता है, मतलब जहां उसका जगह वहां जाकर छिप जाता है। तो इस गुण को ऑस्टिवेशन का गुण कहते हैं, ठीक। ये भी अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल रहा है। कुछ जीव जो है कि सर्दी में अपने आप को छिपा रहा है, तो कुछ गर्मी में छिपा रहा है। तो सजीव जो है कि जिसको जिस समय कंफर्टेबल महसूस होता है वो अपना लक्षण दिखाते हैं। तो हमने क्या बताया कि कीट पतंग, सांप, बिच्छू जो है सर्दी के मौसम में बिल में छिप जाते हैं। इस गुण को हाइबरनेशन, शीत निष्क्रियता या फिर विंटर स्लीप कहते हैं, ठीक। कुछ जीव ऐसे होते हैं जैसे मगरमच्छ या सैलामेंडर, वो गर्मी के दिन में अपना उपापचय मतलब खाने की क्षमता को कम कर लेता है, उसे ऑस्टिवेशन कहते हैं। जबकि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने शरीर के रंग, रूप इत्यादि को ही चेंज कर लेते हैं, ठीक। जैसे कि सुने होंगे कहावत में कि गिरगिट जिसन रंग बदलवा, ठीक। तो गिरगिट का रंग बदलना भी उसमें से एक है। तो कुछ जीव ऐसे हैं जो शत्रुओं से बचाव के लिए अपने रंग, रूप, आकार इत्यादि में चेंजिंग ला लेते हैं, उसे कॉमन फ्लैग या छद्मा वर्ण का गुण कहता है। जबकि कुछ जीव ऐसे हैं जो कि दूसरों से बचाव के लिए अपने शत्रुओं का नकल करते हैं, दूसरे जीवों का नकल करते हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जो दूसरे जीवों का नकल करते हैं, इसे ही मिमिक्री कहते हैं और हिंदी में अनुहरण कहते हैं, ठीक। तो मतलब हमने कितने चीज को बताया। एक हाइबरनेशन का गुण, हाइबरनेशन सांप, बिच्छू, कीट पतंग इस सर्दी में चला जाता है। अब दूसरा हमने बताया क्या, हाइबरनेशन के बाद कॉमन फ्लैग, नहीं, हाइबरनेशन एक था कॉमन फ्लैग और एक था मिमिक्री जिसको कि अनुहरण बोलते हैं। एक था ऑस्टिवेशन,
ऑस्टिवेशन, अनुहरण हिंदी इसका है छद्मावरण, कॉमन फ्लेग छद्मावरण। तो ये जो है ऑस्टिवेशन का गुण मगरमच्छ और सैलामेंडर, मगरमच्छ सैलामेंडर, सैलामेंडर में होता है, जो मगरमच्छ का एक प्रजाति है। मिमिक्री जो है मतलब दूसरे शत्रुओं का जो नकल करता है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो दूसरों को नकल करता है, जैसे इसको हम कुछ जीव का एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं। छद्मावरण, कॉमन फ्लैग, छद्मावरण का गुण किस में पाया जाता है? तो छद्मावरण का गुण पाया जाता है गिरगिट जैसा रंग बदलना, मतलब कि दूसरे अपने शरीर के रंग रूप आकार में परिवर्तन कर लेता है, जैसे गिरगिट का रंग बदलना, गिरगिट का रंग बदलना। तो इतने सारे ये जो अनुकूलनशीलता है उसका गुण है, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ है। अब इसके अगला चीज हम अनुकूलनशीलता के बाद बताए थे कि कुछ जीवों में प्रतिक्रियाशीलता का गुण होता है। तो प्रतिक्रियाशीलता का मतलब हुआ कि सजीव अपने वातावरण के अनुसार ठीक प्रतिक्रिया भी व्यक्त करता है। अब निर्जीव तो प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेगा ना, करेगा तो करेगा सिर्फ और सिर्फ सजीव ही करेगा, ठीक है। जैसे कि हम केवल एक लात मारेंगे तो भी एक लात मारेगा, सजीव का गुण है। अगर जब हम इसको कुछ करेंगे, इसको फोड़ देंगे तो हमको थोड़े फोड़ देगा, ये निर्जीव है, ये भी निर्जीव है। तो सजीव जो है कि प्रतिक्रिया दिखाता है, प्रतिक्रिया का गुण उसमें पाया जाता है, इसलिए वो सजीव है, ठीक है। जैसे कि सांप को छेड़िएगा तो उसका फुफकारना, या फिर छुई हुई के पत्तों को छुएगा तो उसका मुरझा जाना, ये सब ऐसे गुण हैं जो कि दिखाता है कि वो सजीव है, ठीक। एक चीज और देखिए, हम बढ़िया चीज बताते हैं कि हमारा शरीर जो है कि प्रतिक्रिया किस तरह से व्यक्त करता है। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, दो तरह के जीव पाए जाते हैं। एक जो होता है वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड मतलब कि गर्म रक्त वाले, एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड, ठंडे रक्त वाले, ठीक है। कभी देखे होंगे कि हम लोगों का टेम्परेचर जो है कि समतापी प्राणी है, मनुष्य जो है एक प्रकार का समतापी प्राणी है, और कुछ जीव जो होते हैं विषमतापी प्राणी होते हैं, जिसका कि वातावरण के अनुसार उसका टेम्परेचर चेंज होते रहता है, ठीक। तो देखिए इसमें जो है कि जीव जितने भी हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है वार्म ब्लडेड मतलब गर्म रक्त वाले, गर्म रक्त वाले, एक होता है इसको वार्म ब्लडेड बोलते हैं, और एक होता है कोल्ड ब्लडेड, ठंडे रक्त वाले, ठंडे रक्त वाले, कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड होता है, ठीक है। तो अब देखिए कि कोल्ड ब्लडेड जो रक्त जिसमें होता है, ठंडा रक्त होता है, वो विषमतापी होते हैं, लेकिन हम लोग समतापी हैं। जैसे कि देखिए देखे होंगे कि ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, जो जलीय जीव है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि मछली देख लीजिए, मेढक देख लीजिए, सांप देख लीजिए, ये सब जो है ठंड आएगा फिर भी पानी के अंदर रह लेगा, गर्मी आएगा फिर भी पानी के अंदर ही रह लेगा, इसको कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। हम लोग के जैसा साल नहीं ओढ़ेगा या फिर उघाड़े देह नहीं भूलेगा, ठीक है। इसलिए जो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड होता है उसमें भी मछलियाँ रह लेती है। जब उसका ठंड के समय में जो है कि जलीय जीव वो अपने आप उसका जो शरीर होता है शरीर का तापमान को घटा लेता है। जिस तरह से ठंड है उसी तरह से वो अपना शरीर के तापमान उसका घट जाता है खुद ब खुद, एक नेचर प्रकृति की देन है। जैसे कि मान के चलिए कि जल का टेम्परेचर उस समय 10 डिग्री पर आ गया तो उसका शरीर का तापमान भी वही अकॉर्डिंग घट जाएगा। अगर गर्मी के दिन आ गया तो टेम्परेचर मान लीजिए कि अगर जो 35-40 चला गया तो उसका भी शरीर का टेम्परेचर 35-40 तक चला जाएगा, इसलिए वो विषमतापी है। लेकिन हम लोग जो है ठंड हो या फिर गर्मी हो या फिर बरसात हो, जो भी मौसम हो, अगर कभी बुखार लगता है तो देखते होंगे कि 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 98 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में हम लोगों का हमेशा शरीर का तापमान डॉक्टर नाप के दिखाता है। जहाँ यही 97-98 से ऊपर चल जाता है तो उसको कहता है कि बुखार है। ऐसा थोड़ा देखें कि ठंडा के दिन में ये वाला घट करके आ जाता है 60 के, नहीं, हमेशा समान रहता है, ठीक। तो पक्षी हो गया या फिर मनुष्य हो गया, ये सब जो है कि समतापी प्राणी यानी कि गर्म रक्त वाले जितने भी स्तनधारी जीव हैं ना, पक्षी हो या फिर मनुष्य हो या फिर कोई भी स्तनधारी जीव हो, वो इसके अंतर्गत आते हैं, मतलब कि गर्म रक्त वाले जीव। इसीलिए जो है कि देखा जाता है कि ठंड के प्रदेश में कुछ पक्षी साइबेरिया जैसे प्रदेश से पलायन करके जो है कि कम ठंडे प्रदेश, साइबेरिया एक ठंडा प्रदेश है, साइबेरिया रूस के अंदर है, जो कि बहुत ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ का डाउन हो जाता है। इसलिए साइबेरिया से उड़ करके कुछ प्रवासी पक्षी जो है कि इंडिया या फिर उस कहीं और जहाँ की उसके अपेक्षा कम टेम्परेचर है वहाँ चला जाता है। इसलिए उसके शरीर किस लिए जाता है, क्योंकि उसका शरीर जो है कि टेम्परेचर के चेंज नहीं करता है वातावरण के अनुसार, इसलिए एक जगह से दूसरा जगह सहन नहीं हो पाता तो वो चला जाता है।
और पक्षियों का एक जगह से दूसरे जगह जाने की गुण, इसी गुण को अभ्यस्तता का यानी कि इक्विलिब्रेशन का गुण करते हैं। इक्विलिब्रेशन यानी कि अभ्यस्तता का गुण कहा जाता है। लास्ट हमने बताया था कि सजीव में जो है प्रजननशीलता होता है, प्रजननशीलता, रिप्रोडक्शन, प्रजननशीलता का गुण। जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजननशीलता चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इसको हम एकदम विशेष ढंग से बारीक रूप से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि सजीव है तो उसमें प्रजननशीलता का गुण होता है। तो प्रजननशीलता का गुण क्या चीज़ है एक्चुअली? देखिए, सजीव जितने भी हैं उसमें जो है कि अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करने की प्रचुर क्षमता होती है। वो आप फिर दो ही तरह के जेंडर होते हैं, वो तो बीच का जेंडर भी होता है एक, लेकिन जनरली रूप से एवरेज माना जाए तो नर या फिर मादा, ये दोनों में जो है कि प्रचुर मात्रा में प्रजनन करने की क्षमता होती है। मतलब अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करने की क्षमता को ही प्रजननशीलता का गुण कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक इसका जो है एक्सेप्शन है, एक चीज समझने वाली बात है कि एक ऐसा भी जीव है जो कि प्रजनन करता तो है लेकिन वो निर्जीव है या फिर सजीव है, उसको हम कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। इसलिए उस जीव को सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी मानते हैं, वही है जिसका नाम है वायरस। वायरस कहने का मतलब विषाणु, विषाणु को इंग्लिश में वायरस कहते हैं, ठीक है। तो वायरस यानी कि विषाणु जो है, विषाणु सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी जो है वो विषाणु है। वो इसलिए क्योंकि जब तक अगर जो मान लीजिए इसके ऊपर वायरस आ गया, ये जो पेन है इसके ऊपर वायरस, तो ऐसे ही साल भर तक ये रह सकता है, ठीक। वो कभी प्रजनन नहीं करेगा, इसलिए उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। मतलब कि कोई निर्जीव चीज पर है तो वो मरा हुआ है, मतलब कि उसमें प्रजनन की कोई भी संभावना नहीं। लेकिन जैसे ही कोई सजीव वायरस के संपर्क में आ जाएगा तो उसके शरीर में जाकर वो अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बढ़ा देगा। इसलिए इस गुण को जो है मतलब कि जब वो अपनी संख्या को बढ़ाता है और जब निर्जीव पर पड़ा हुआ रहता है तो निर्जीव के भांति व्यवहार करता है, तो उस इसीलिए वायरस को जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानी जाती है, ठीक। तो यहाँ तक हमने देखा कि सजीव और निर्जीव, तो ये हम देख लिए, ये अलग बातें हैं। लेकिन हम देखें कि जीवन, उसकी उत्पत्ति एवं विकास में जो है कि इतना चीज़ हम देख लिए एक बारीकी से कि सजीव होने के क्या क्या लक्षण हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरम पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद जो है कि नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे। तो थोड़ा सा इसके बाद जो हमको पढ़ना है वो अगला टॉपिक है, इसी में ये तो जीवन के बारे में हम देख लिए, लेकिन उसके बाद जो है इसकी उत्पत्ति के सिद्धांत जितने भी हैं उसको हम देख लेंगे, ठीक है। तो इसकी उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं शॉर्ट में, ठीक। हम अगले क्लास में बढ़िया से बात करेंगे। देखिए, जीवन के बारे में हम देख लेंगे, अब जीवन की उत्पत्ति थोड़ा सा देखते हैं। जीवन की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति, ठीक। जीवन की उत्पत्ति के बारे में अगर जो देखा जाए तो इसमें बहुत सारा थ्योरम विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है, जिसमें पहला नाम आता है स्वतः उत्पत्तिवाद का सिद्धांत। मतलब कि कुछ ऐसे विद्वान हैं जो बताएं कि जीव का निर्माण जो है कि स्वयं रूप से हो गया, ठीक। इसमें विशेष कोई दिलचस्पी नहीं दिखाया, इसलिए यह थ्योरी वहीं पर समाप्त हो गया। स्वतः उत्पत्तिवाद का सिद्धांत देने वाले विद्वानों में से अरस्तु भी एक है, वॉन हेलमेट भी है उसमें से, यानी कि वॉन हेलमेट और अरस्तु ने मिलकर स्वतः उत्पत्तिवाद का सिद्धांत दिया। स्वतः उत्पत्तिवाद इसका पहला होता है, स्वतः उत्पत्तिवाद। ये थोड़ा सा न्यू टॉपिक है, इसलिए इसको देखिए। उसके बाद जब कोशिका या फिर टिश्यू या ह्यूमन सिस्टम जितने भी चैप्टर आएंगे उसमें एकदम और मजा आएगा, सिर्फ आप देखते रहिए, हर एक चीज पता चलेगा। इसका जो है कि वॉन हालमेट एंड अरस्तु इन्होंने दिया, ठीक। अब जीवन की उत्पत्ति से संबंधित दूसरा एक सिद्धांत है जिसे विशेष उत्पत्तिवाद के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, यानी कि स्पेसिफिक क्रिएटिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है, जिसको फादर सोर्स, उसके बारे में भी हमको उतना गहराई से, क्योंकि देखिए जो सिद्धांत सर्वमान्य है उसके बारे में हमको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से वही चीज़ें पूछती है। स्वतः उत्पत्ति, इसके बारे में जो दो तीन थ्योरी है उसको हम ऐसे ही बता देते हैं। स्वतः उत्पत्तिवाद का सिद्धांत वॉन हेलमेट और अरस्तु द्वारा दिया गया है। विशेष उत्पत्तिवाद फादर सोर्स नामक साइंटिस्ट ने दिया था, जो कि एक पादरी वर्ग से आते थे। विशेष उत्पत्तिवाद कहने का मतलब इन्होंने यह बताया कि कोई भी जीव का उत्पत्ति एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा हुआ है, जैसे कि हम लोग भी विशेष ढंग से बनाए गए हैं। अब किस तरह से आया नहीं आया इस सिद्धांत को डिस्क्राइब ये नहीं कर पाए। इनका मानना यह था कि सिर्फ जीव जो धरती पर आया और जैसे ही आया वैसे अभी तक है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। आगे के दिनों में जो है कि कुछ वैज्ञानिक सिद्ध करके देखें तो उनका यह मानना है कि जो जीव पहले धरती पर था उसमें लगातार परिवर्तन हो रहा है और होता ही रहेगा। हम लोग जो है
एक विशेष वर्ग से आते आते यहाँ तक आ गए हैं और एक विशेष समय के बाद हम लोगों का भी संरचना चेंज हो जाएगा, इसलिए इस सिद्धांत का मान्यता भी खत्म हो गया। अगला था जीवात जीवितो उत्पत्तिवाद का सिद्धांत। फ्रांसिस्को रेड्डी नामक साइंटिस्ट और लुई पास्चर जो दोनों मिलकर जीवात जीवितो उत्पत्तिवाद सिद्धांत दिए थे। एक सिद्धांत है ब्रह्मांडवाद, जिसको आर्हेनियस, जो कि आर्हेनियस एक साइंटिस्ट है, वही साइंटिस्ट जो कि केमिस्ट्री से संबंधित थ्योरी दिए थे। आर्हेनियस का थ्योरी H+ आयन OH- आयन पढ़ते हैं ना, वही आर्हेनियस जो है ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत दिए हैं इसमें जीव विज्ञान में। लेकिन सबसे सर्वमान्य सिद्धांत जो है वो रासायनिक संश्लेषणवाद का सिद्धांत है, जिसे ओपेरेन हाल्डेन थ्योरी कहते हैं। इसको हम देखते हैं, रासायनिक संश्लेषणवाद, रासायनिक संश्लेषणवाद सिद्धांत, ठीक। इसको देने वाला वैज्ञानिक हैं ओपेरेन और हाल्डेन, ओपेरेन और हाल्डेन। अब देखिए इसके बाद में थोड़ा सा बता देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में एकदम विशेष रूप से इसका चर्चा किया जाता है। ये एक एकदम जबरदस्त थ्योरी है। इसको देखिए कि रूस का एक वैज्ञानिक ओपेरेन थे, ओपेरेन और हाल्डेन दोनों दो साइंटिस्ट हैं, ठीक है। ओपेरेन जो है उनका एक पुस्तक है ऑर्गन ऑफ लाइफ, उसमें उन्होंने बताया कि जीवन की उत्पत्ति जो है प्रकृति में होने वाली रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप हुआ है, ठीक है। सबसे पहले जब है जो कि ब्रह्मांड में पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो ये बहुत ज़्यादा इसमें टेम्परेचर था, लेकिन धीरे धीरे ये ठंडा हुआ। तो ठंडा होने के दरमियान जो है यहाँ पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन जैसे गैसों का निर्माण हुआ, ठीक है। उसके बाद इन गैसों ने आपस में जो है कि रिएक्शन किया, और रिएक्शन करने के बाद जो है कि CH4 NH3 H2O, कहने का मतलब CH4 मीथेन गैस का निर्माण हुआ, NH3 अमोनिया गैस बना, H2O जलवाष्प का निर्माण हुआ। उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो है कि इसके ऊपर मतलब कि CH4 मीथेन अमोनिया या फिर कह लीजिए जल के ऊपर जो है कि सूर्य की पराबैंगनी किरणें पड़ी, और इसका आपस में संयोग से जो है अमीनो अम्ल, न्यूक्लिक एसिड और फैटी एसिड जैसे तत्वों का निर्माण हुआ। और बहुत लंबे समय तक इन तत्व जो है कि जल में थे, और जल में जो एक विशेष ढंग से संगठित होते गए, और इन्हीं के संगठन से जो है कि हमारे शरीर में जो आज के आवश्यक पदार्थ हैं जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, DNA, RNA और कार्बोहाइड्रेट, उसका निर्माण हुआ। और ये सब जो है जल में एक झिल्लीदार सूप की तरह थे। सूप कहने का मतलब जो पीते हैं कोई भी चीज़ का सूप, उसके तरह एक झिल्लीदार संरचना वाली थी, उससे जो है कोइसर बेट्स कहा गया। और उसी से जो है कि सबसे पहला, आज से तकरीबन 3.5 अरब वर्ष पहले पहला कोशिका का निर्माण हुआ, और वही पहला कोशिका का नाम जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका रखा गया, ठीक। तो हमने क्या कहा कि इस सिद्धांत में जो है कि ओपेरेन बताया कि सबसे पहले जो है कि जब ठंडा हुआ तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जैसे गैसों का निर्माण हुआ। इसके आपसी संयोग से